चलिए सर, थोड़ा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सर, आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे अगर ग्रुप वाइज एग्जाम देते हैं तो आपको ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं, राइट। टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर है सीए इंटरमीडिएट, है ना। हम सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, न्यू स्कीम और मई नवंबर 2024 एग्जाम्स। सर, आप ग्रुप 1 देते हैं तो वहां 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर हैं, 100 मार्क्स इच। टोटल आपका 300 मार्क्स का ग्रुप है। पास करने के लिए क्या होता है, क्या नियम है, आपको ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, यानी मिनिमम तीनों पेपर मिला के 150 चाहिए, एंड आपको हर पेपर में 40 चाहिए। ऐसे ही ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 अगर आप पास करना चाहते हैं तो 300 मार्क्स में से टोटल 150 चाहिए, मिनिमम 50%, और हर पेपर में आपका 40 ईच चाहिए। लेकिन जब आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग करते हैं, जब आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग करते हैं तो उस केस में 150 लाने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे कि आप ग्रुप 1 में 170 ले आओ और ग्रुप 2 में 130 ले आओ, 300, तो भी आपको पास माना जाएगा। मतलब अगर आप दोनों ग्रुप को अलग अलग देते हो, ग्रुप 1 एक बार में और ग्रुप 2 एक बार में, तो आपको 150 लाने हैं आउट ऑफ 300, 50% मिनिमम एंड सब्जेक्ट वाइज 40। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो और से ग्रुप 1 में आपका 170 है, तो यहां से 20 मार्क्स का जो सरप्लस है वो दूसरे ग्रुप में जाके वो दूसरे ग्रुप को भी पास करा देगा, क्योंकि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोथ ग्रुप देते समय थोड़ी सी परेशानी होती है, बर्डन बढ़ता है, लेकिन ग्रुप 1 जो आप शुरू से पढ़ाई कर रहे होते हो, देखो आप जब क्लासेस लेते हो तो ग्रुप 1 पहले स्टार्ट करते हो, तो ग्रुप 1 पहले खत्म होता है, उसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होती है, उसमें अच्छा खासा टाइम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मार्क्स मिलने का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। हालांकि मोर और लेस दोनों ग्रुप के अपने अपने फायदे हैं, बट कैसा भी हो, आप ग्रुप 1 में मान लो 160 लाते हो और ग्रुप 2 में 140 लाते हो, 300, आपके अगर हर सब्जेक्ट में 40 है तो आप पास कर जाओगे, ठीक। ग्रुप 1 का सरप्लस ग्रुप 2 में ऐड होके ग्रुप 2 को भी पास करा देगा अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो, और दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तभी रैंक आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लो ये डिफरेंट केसेस मैंने बना रखे हैं ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, 1, 2, 3, तीनों पेपर में आप 42, 45, 55 के आसपास ला रहे हो, यानी 40 एंड अबव ला रहे हो, लेकिन आपका एग्रीगेट कितना आया, 142। आप यहां पर फेल कर गए, और फेल करने का मेन रीजन क्या है, आपने पढ़ाई तो सही की, आपका रिवीजन मिसिंग है। सर, अगर आपके ये मार्क्स आते हैं ना 40 to 50 के बीच में, तो बेसिकली जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपने पढ़ाई अच्छी की है, मेहनत अच्छी की है, लेकिन आपका क्या मिसिंग एलिमेंट है, रिवीजन। थोड़ा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद रिवीजन उसको प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, है ना। क्लास ले ली, होमवर्क कर लिया, इससे एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। क्लास लेने के बाद, होमवर्क करने के बाद जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, जो लेक्चर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसके रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। यहां थोड़ा सा रिवीजन की कमी रह गई, ये बच्चा सब्जेक्ट वाइज तो सब में पास है, लेकिन ओवरऑल इसका 150 नहीं आया, इसको ये वाला ग्रुप फिर से देना होगा। ये है थोड़ा सा रिजल्ट का पैटर्न अगर हम बात करें। अब जो केस 2 है, एक डिफरेंट स्टूडेंट की बात करें, तो इसने थोड़ी सी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई ज्यादा कर ली, किसी में कम कर ली, तो देखो एक में 30 आ गया, एक में 45 और एक में 62, ओवरऑल इसका 137। एक तो इसका एग्रीगेट नहीं बना, वहां फेल, दूसरा इसने सब्जेक्ट में 40 नहीं लाए। आप ग्रुप 1 के किसी भी पेपर में अगर 40 से कम लाते हो तो पूरा ग्रुप आपका फेल हो जाता है। आप मान लो यहां 42 की जगह 39 है, तो ग्रुप 1 में आपका एग्रीगेट भी नहीं बना और पेपर में 40 से कम है। सर, एग्रीगेट नहीं बना, फेल, किसी एक पेपर में 40 से कम आ गया, पूरा ग्रुप फेल। बट यहां आपको एक फायदा हो गया है जो जनरली आप सुनते हो, एग्जम्पशन। अगर आप किसी कारणवश से ग्रुप पास नहीं कर पाते हैं,
सर टोटल नहीं बना 150, या फिर किसी पेपर में 40 से कम आ गया, तो एक और चांस है कि हो सकता है आपका कुछ पेपर एग्जम्प्ट हो जाए इसमें से। कैसे? क्योंकि आपने वहां पे 60 और मोर स्कोर किया है। तो जो हम लोग क्लास में सुनते हैं कि मेहनत करो, एग्जम्पशन लेके आओ, वो ये एग्जम्पशन है जिसमें आप फेल करते हैं लेकिन वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि किसी पेपर में आप 60, 65, 70 लाएं लेकिन ओवरऑल फेल कर जाएं ताकि वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाए, है ना? तो ये 60 का प्रमोशन गलत तरीके से होता है कि तुम मेरे यहां से पढ़ो, मैं तुम्हें अपना पेपर एग्जम्प्ट करा दूंगा। क्या होता है फाउंडेशन तक, क्या होता है देखो, फाउंडेशन और इंटर में कोचिंग वालों की भी थोड़ी सी बायसनेस हो जाती है, हम टीचरों की भी, वो तुमको एज ए स्टूडेंट समझना होगा। जब आप फाउंडेशन की कोचिंग में जाते हो ना क्लासेस लेने के लिए, तो चारों पेपर एक ही जगह पढ़ते हो, तो वहां कोचिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एड ऑन हो जाती है कि वो आपको इस तरीके से मेहनत कराता है कि आप चारों पेपर और पूरा का पूरा फाउंडेशन निकालो। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आते हो, अलग अलग फैकल्टी से पढ़ते हो, अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, तो वहां पर ना फैकल्टी जनरली वो अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे साथ पेपर 3 के लिए जुड़े हो, तो तुम पेपर 1 में क्या कर रहे हो, तुम पेपर 2 में क्या कर रहे हो, मुझे उससे क्या मतलब है। तुम उसमें पास करो नहीं करो, एग्जाम्शन लाओ नहीं लाओ, मोर और लेस जनरली मास लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे फैकल्टी का फोकस क्या होता है कि तुम मेरे पेपर में 60 और मोर ले आओ। अब चाहे तुम दूसरा पेपर पढ़ो ना पढ़ो, अपने यहां ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें प्लानिंग में हमेशा हर चीज क्या बोला, डेली अकाउंट्स पढ़ो, अपना सब्जेक्ट को प्लान करो, इस तरीके से प्लान। क्या देखो, एक जनरल बात बता रहा हूं कि देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे यहां टैक्स में जुड़े, तो मैं तुमसे क्यों ही पूछूंगा कि तुम्हारे अकाउंट्स का क्या स्टेटस है, तुम्हारे लॉ का क्या स्टेटस है। बेटा अकाउंट्स तुम स्लो क्यों चल रहे हो, अकाउंट्स में मेहनत करो, लॉ में तुम स्लो चल रहे हो, लॉ को तुमने होल्ड क्यों कर दिया। मैं ये सब बात नहीं करूंगा तुमसे, मैं सिर्फ अपने और अपने पेपर पे फोकस करूंगा ताकि किसी तरह तुम उसमें 60 और मोर ले आओ। क्योंकि 60 और मोर लाए तो वो एक एग्जम्पशन की कैटेगरी हो जाती है कि देखो मैंने इस टीचर से पढ़ा और इस पेपर में मुझे 60 आए। सर 60 की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि 60 आने पर वो पेपर आगे नहीं देना पड़ता है अगर तुम वो ग्रुप नहीं निकाल पाए। मैं क्या चाहता हूं, तुम मेरे पेपर में 55 ही लाओ लेकिन ग्रुप निकालो, तुम मेरे पेपर में 52 ही लाओ लेकिन पूरा ओवरऑल ग्रुप निकालो, मैं ये चाहता हूं। और तुम्हारी भी स्ट्रैटेजी ऐसी ही होनी चाहिए, किसी एक पेपर को ज्यादा पढ़ लेना जोश में आके कि आप लगातार अकाउंट्स पढ़े जा रहे हो, अकाउंट्स पढ़े जा रहे हो क्योंकि इसमें 90 स्कोर करना है, लॉ पे ध्यान नहीं दिया, टैक्स नया सब्जेक्ट था तुम्हारे लिए, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं है इस तरीके की प्लानिंग का। इक्वली प्लान करके चलना और ओवरऑल स्कोर का आपका टारगेट 70 एंड अबव का होना चाहिए। मान लो थ्योरी से थोड़ा बहुत डर लगता है तो अकाउंट्स और टैक्स में तुम 70 प्लस का टारगेट बना लो, लॉ में तुम 55-60 प्लस का टारगेट बना लो। टारगेट हमेशा 10 मार्क्स ज्यादा का रहना चाहिए। 60 लाना है 60 का टारगेट बनाऊंगा, 50 लाना है 50 का टारगेट बनाऊंगा, ऐसे नहीं। मान लो तुम्हें लॉ में डर लगता है, अब तुम क्या सोच रहे हो किसी तरह 40 आ जाए, नहीं किसी तरह 50 आ जाए, ये सोच के अगर पढ़ाई करोगे तो 42-45 पे रुकोगे। ये तीसरा वाला बच्चा स्मार्ट प्लानिंग करता है, सब्जेक्ट में सब में 40 प्लस है और ओवरऑल 150 प्लस है। सर इसमें हम नहीं कहेंगे कि इसका टैक्स एग्जम्प्ट हो गया 62, ये बच्चा ग्रुप 1 क्लियर किया है एंड विथ मार्क्स इन टैक्स 62। जब आप ग्रुप पास कर जाते हो, थर्ड सिचुएशन, जब आप ग्रुप पास कर जाते हो तो हम ये नहीं कहते कि उसका ये पेपर एग्जम्प्ट हो गया। केस 2 में एक बच्चा जब फेल करता है तब हम बोलते हैं उसका टैक्स पेपर नंबर 3 एग्जम्प्ट हो गया। तुम सिचुएशन थर्ड में भी 62 लाए हो लेकिन तुम यहां ग्रुप पास किए और तुम्हारा मार्क्स 62 है, एग्जाम्शन इसको नहीं कहते। यानी अगर कोई टीचर, कोई कोचिंग सेंटर तुम्हें कहता है कि तुम मेरे यहां से पढ़ो मैं तुम्हें एग्जाम्शन दिलाऊंगा, तो क्या सर आप मुझे फेल करवाना चाहते हो? क्योंकि एग्जाम्शन तो तभी मिलेगी जब मैं ग्रुप में फेल करूं। जवाब तुम्हारा हाजिर होना चाहिए सामने देने के लिए। और सर ये बच्चा देखो, ये बच्चा कितना अच्छा स्कोर किया है। लास्ट वाला स्टूडेंट फोर्थ सिचुएशन में 75, 62, 68, 205। मालूम है ये बच्चा इतना अच्छा स्कोर किया है, फिर भी मालूम है इसके लिए लोग क्या कहेंगे, ये बच्चा बोथ ग्रुप वाला मटेरियल था, इसको एक ग्रुप देना ही नहीं चाहिए था, बोथ ग्रुप देना चाहिए था इसको। यानी ये जो चौथी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना, इसने अपनी कैपेसिटी को पहचाना ही नहीं, लोगों की बात में आ गया कि सीए का कोर्स बहुत हार्ड है,
बोथ ग्रुप निकालना मुश्किल है, एक ग्रुप पे पढ़ाई करो, एक ग्रुप पे फोकस करो और उस एक ग्रुप को निकालो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पास में स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनके स्कोर एक ग्रुप में काफी अच्छे हैं, उनको बोथ ग्रुप देना चाहिए था, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बोथ ग्रुप के लिए किसी ने गाइड ही नहीं किया, सबने डरा दिया। एक बच्चे का मतलब पिछले पास्ट में 6-7 साल में जाऊं तो एक बच्चे का हमारे यहां से स्कोर आया था ग्रुप 1 के सभी पेपर में 70 एंड अबव, प्रैक्टिकल पेपर में 80 एंड अबव और थ्योरी पेपर में 70 प्लस। उसको मतलब इतना अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी उनके टीचरों ने और उनके दोस्तों ने, उसके दोस्तों ने यही कहा कि भाई तुझे तो बोथ ग्रुप देना चाहिए था। तो क्या होता है ना, शुरू में हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस लायक हैं, इंटरमीडिएट के कोर्स को हम पहचान पाते नहीं है सही से। तो ग्रुप 1 की जो अभी शुरू की जो 3-4 महीने की आपकी पढ़ाई है, इसमें अपने आप को जज जरूर करना कि तुम क्या बोथ ग्रुप वाले मटेरियल हो, और क्या ये जो तुम एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या ये प्रिपरेशन तुम्हारे कंट्रोल में आ रही है अगले 3-4 महीने में। अगर दिसंबर एंड, मान लो तुम मई एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो और अभी अगस्त चल रहा है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं वो अगस्त लास्ट वीक है, मान लो दिसंबर तक में तुम्हारा कंट्रोल आ जाता है इस ग्रुप पे, एक आध कुछ क्लासेस बची होंगी, कुछ क्लासेस जनवरी के लिए बची होंगी, 20-25 क्लासेस तो ठीक है, लेकिन पूरा कंट्रोल आ जाता है, तो यू कैन ऑलवेज प्लान फॉर नेक्स्ट ग्रुप, ये मेरा कहना है। ठीक है, जनरली अगर तुम 15 मार्च तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो मई एग्जाम्स के लिए 15 मार्च, तो यू आर बोथ ग्रुप मटेरियल। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ जो क्लास के होमवर्क हैं, जो क्लास के टारगेट हैं, जो क्लास में हम लोग टारगेट्स देंगे, होमवर्क देंगे, उसको आपको करते रहना होगा। अचीव कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है अचीवमेंट, बोथ ग्रुप पास करना, रैंक लाना इज अ कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तुम सोचोगे कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करके मैं बोथ ग्रुप निकाल लूंगा या एक ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा या फिर मैं रैंक ले आऊंगा, तो नहीं होता, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सोचना होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के इक्वेशंस हमारे बन सकते हैं, वो मेहनत आपको थोड़ी सी प्लानिंग अपनी करनी होगी। देखो ग्रुप 1 में जो भी पेपर कमजोर हो उसकी पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर लेना। आज से 2 महीने के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अकाउंट्स, लॉ और टैक्स में तुम किस में कमजोर हो। सर की क्लासेस तो आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी इफिशियंसी कहां कम है, कौन से पेपर में, लॉ में, टैक्स में, अकाउंट्स में। जैसे ही तुमको लगे कि यार 3 पेपर में मेरी सबसे खराब तैयारी इसमें चल रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देना, और जिसकी तैयारी अच्छी चल रही हो उसमें थोड़ा टाइम कम कर देना, और ऐसा हर महीने रिव्यू करना, और अकॉर्डिंगली तुम्हारा क्या होगा, हर पेपर की तैयारी एग्जाम्स के लिए ऑन एन एवरेज अच्छी जाएगी। किसी में ज्यादा पढ़ाई करना, किसी में कम पढ़ाई करना, ये काम मत करना। अब ये चौथा कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, जो ऊपर में चौथा कैटेगरी का स्टूडेंट 200 प्लस मार्क्स ले आया, ये उसी के मार्क्स है 75, 62, 68। अब देखो ये बच्चा अगर बोथ ग्रुप देता किसी भी तरीके से अच्छे से तैयारी वारी करके, पढ़ाई करके, और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 40 से ले आता बाकी के पेपर में, तो 120 और टोटल कितना 325, ये बच्चा पास है, ये बच्चा पास है। सर ग्रुप 2 में तो उसके 120 ही मार्क्स है, 150 नहीं है। लाने जरूरी नहीं, जब तुम ग्रुप 1 के साथ दे रहे हो और सरप्लस मार्क्स तुमको ग्रुप 1 से मिल रहे हैं, तो तुमको ग्रुप 2 में सिर्फ 40 लाने से भी काम चल जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो कहा जाता है कि एग्जाम को पास करने के लिए पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके 3 रिवीजन करना जरूरी है। अगर तुम 3 रिवीजन कर लेते हो तो मार्क्स तुम्हारे 70 प्लस, अगर तुम 2 रिवीजन कर लेते हो तो मार्क्स तुम्हारे 55 प्लस, अगर तुम एक ही रिवीजन कर पाते हो तो मार्क्स तुम्हारे 40 प्लस। अरे पेपर 120 से 130 मार्क्स का आता है, पेपर 120 से 130 मार्क्स का आता है। पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लियो हो, 2-3 बार रिवीजन कर लियो तो 70 प्लस है ना, और नहीं तो 50 प्लस, 60 प्लस, 40 प्लस। बोथ ग्रुप निकालने के लिए अगर आप चाहते हो, देखो बोथ ग्रुप विथ रैंक की तो बात मैं नहीं करा, तुम अगर 6 पेपर में से, अगर तुम इस बोथ ग्रुप के जो 6 पेपर हैं उसमें से अगर तुम 3 पेपर में टारगेट बना लेते हो 70 प्लस का, टारगेट 70 प्लस का 3 पेपर में मात्र, सर बोथ ग्रुप देना है अगर आपको, और 3 पेपर का तुम अगर 70 प्लस का टारगेट बना लेते हो, बाकी एवरेज तैयारी करते हो मान लो 40 से 50 के बीच वाली, तो तुम आराम से बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे, मान लो तुम एक बोथ ग्रुप का टारगेट बनाते हो
और तुम क्या सोच रहे हो, हर पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके हर पेपर की 3-3 रिवीजन करूंगा, है ना? तब तो ये रैंक का टारगेट है तुमको, तो मैं फिर रैंक 1 और 1 to 10 में दूंगा तुमको मैं फिर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से तुम टारगेट रिवाइज कर लो, क्या तो अप साइड ले जाओ या डाउन साइड ले जाओ। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मैं बोथ ग्रुप नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं 3-3 रिवीजन नहीं कर पाऊंगा हर पेपर का। तो ध्यान रखना, बोथ ग्रुप देने और पास करने के लिए हर पेपर का 3-3 रिवीजन नहीं चाहिए। कुछ पेपर में 40-42 मार्क्स लाओगे तो भी तुम बोथ ग्रुप पास कर जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप की वैल्यू अलग मिलती है आपको, भले किसी पेपर में तुम्हारे 45-50 मार्क्स आए हो। फाइनल में मैं अपनी केस बताऊं, फाइनल में मैंने 8 पेपर दिए एक साथ, नवंबर 2005। मेरा नवंबर 2005 फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं बोल रहा हूं देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट, आज 17-18 साल के बाद भी इसकी वैल्यू है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फाइनल में बोथ ग्रुप दिए थे 8 पेपर। देखो कितनी वैल्यू है इस बात की कि आज मैं बोल रहा हूं 17-18 साल के बाद इस बात को, और तुम इसको क्या लग रहा, वाओ सर वाओ, आप तो बहुत स्टूडियस थे। ये वैल्यू आपको भी मिलेगी आगे डाउन द लाइन, 25 साल आगे, 30 साल तक। तो कुछ ऐसा करो ना जिसकी वैल्यू परसिस्ट करे, कंटिन्यू करे, नहीं क्या? मौका है। सर स्कूल में कुछ नहीं कर पाए आप, कॉलेज में कुछ नहीं कर पाए, 10th 12th तक कुछ नहीं कर पाए, यहां अचीव कर लो। मेरे स्कूलिंग अच्छे नहीं थे, मेरे स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, 10th में मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े, 12th में मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े। ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट था। मैंने जब फाउंडेशन की तैयारी की तो मुझे लगा मैं मैथ्स में अच्छा करूंगा, और मैंने टारगेट बनाया फेल करूं या पास, मुझे मैथ्स में अच्छा करना है। सर 49 आउट ऑफ 50 आए थे मेरे। 2001 की बात है, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक लाया था मैं। पहली बार इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी। मेरा 12th क्लास तक हिंदी मीडियम था, लोकल स्टेट बोर्ड। 12th क्लास तक मैं लोकल स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ हूं। फर्स्ट टाइम मैंने अपना मीडियम चेंज किया इंग्लिश। कॉलेज अलग चल रहा था मेरा, हाँ कॉलेज रेगुलर नहीं था, बट एक टारगेट बना लिया था कि चलो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो इंग्लिश मेरे फेवर में नहीं है, यानी लॉ और इकोनॉमिक्स मेरे फेवर में नहीं है। चलो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का स्टूडेंट हूं, तो कॉमर्स अकाउंट्स मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन मेरा मैथ्स तो फेवर में है। तो हमारे समय में मैथ्स और स्टैट्स के 50-50 मार्क्स के पेपर होते थे, तो उसमें मैंने स्कोर किया था 49 आउट ऑफ 50 मार्क्स अलग अलग आते थे। तो ये एक टारगेट था, मैंने अपनी पोटेंशियल पहचानी, और चूंकि मैं थ्योरी पेपर में कमजोर था उस समय, मैंने खूब मेहनत की। इंग्लिश मीडियम का मेरा पहला एग्जाम था, और मैंने लॉ में 70+ स्कोर किया था, लॉ में 70+ स्कोर। मैं जब सीए फाउंडेशन कर रहा था कैलकाटा से, मैंने कैलकाटा से अपनी फाउंडेशन, मैंने अपनी सीए की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैलकाटा से की है। सर मैं अपनी कमजोरियों को जानता था। एक बहुत बढ़िया अकाउंट्स के टीचर थे, टॉप क्लास के टीचर, 400-500 स्टूडेंट का उस समय बैच, सबसे ज्यादा भीड़ उनके यहां होती थी। मैं गया ही नहीं उनके यहां पढ़ने। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट्स बेस था ही नहीं। मैं उनके यहां क्या जाके पढ़ूंगा 400-500 बच्चों के बीच में। मैंने एक दूसरे टीचर को सिलेक्ट किया कोलकाता में, ठीक, उनके यहां सिर्फ 40 या 50 बच्चे होते थे, और वो फैकल्टी बड़े फेमस थे कि अगर किसी बच्चे का कॉमर्स नहीं था 11th-12th में, तो इस फैकल्टी को पकड़ लो, ये फैकल्टी तुम्हारे खून में अकाउंट्स को डाल देंगे। हमने ये फीडबैक सुना तो हम उन्हीं के यहां चले गए। मतलब एक बहुत बड़े फेमस फैकल्टी थे अकाउंट्स के, ठीक है, बड़ा बाजार में। मैं उस समय की बात कर रहा हूं 2001 में। अगर आप कैलकाटा साइड के स्टूडेंट होंगे तो शायद जान चुके होंगे मैं किस टीचर की बात कर रहा हूं, या आप किसी सीनियर से डिस्कस करना। अपने पास कोलकाता वेस्ट बंगाल जोन के काफी बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें से आप होंगे जरूर, आप डिस्कस करना। सर 300-400 का बैच होता था उनका, और काफी बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, मतलब फेमस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उनके यहां पढ़ने जाते थे। माहौल था एकदम लड़के लड़कियों का। मैं वहां गया ही नहीं। मैं गया उस टीचर के यहां जो मेरे पे काम कर सकता था, क्योंकि मैंने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, फिर मुझे लगा कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच में एक मैथ्स के टीचर थे, बहुत फेमस थे वो, ठीक है, बहुत फेमस थे वो, कि यार इनके यहां जाओगे तो मैथ में पास कर ही जाओगे। मैंने बोला मैं उनके यहां जाके इतना रुपया क्यों दूंगा। मैं दूसरे टीचर के पास चला गया, एवरेज फीस दी कि भाई मैथ्स तो मुझे आता है, मैं क्या करूंगा उन सर से सीख के, जो कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच में बहुत फेमस है।
कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो मैथ में डरते थे, उनके बीच में वो टीचर बड़े फेमस थे कि उनके यहाँ जाके पढ़ो, बहुत अच्छा अच्छा मैथ्स में टिप्स देते हैं और वो एग्जाम में काम आता है। मैं उनके यहाँ गया ही नहीं क्योंकि मुझे पहले से मैथ्स मालूम था। अब बचा लॉ और इकोनॉमिक्स। सर लॉ और इकोनॉमिक्स की मैं जब ट्यूशन लेना चाहता था तो मेरे सारे सीनियर्स और मेरे सारे फ्रेंड्स ने मना किया कि अरे थ्योरी सब्जेक्ट की कोई ट्यूशन लेता है क्या। उस समय की बात है, 2000 की बात, आज से 20-22 साल पहले, जहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज क्लास लेने की नहीं थी। सर जब मैंने बोला अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से कि मैं लॉ और इकोनॉमिक्स की भी कोचिंग क्लास लूंगा, तो सब हंसते थे, अरे तू कोचिंग क्लास क्यों लेगा। भाई मुझे लेना है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मुझे ये इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मुझे एक ऐसा टीचर चाहिए जो पैराग्राफ को रीड करके उसका हिंदी मीनिंग और वर्ड्स वगैरह सब बताता रहे और क्लास के बीच में मैं उनसे डाउट भी पूछता रहूं, और फीस भी कम हो क्योंकि पैसे थे नहीं उतने ज्यादा। तो फिर मैंने फिर अपने टीचरों को स्कैन किया और मैं बोला ये टीचर के यहाँ बच्चे कम हैं, नए नए टीचर हैं, 2-3 अटेम्प्ट ही हुआ है इनको पढ़ाए हुए, और ये बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और ये मंथली टेस्ट भी लेते हैं। ये फीडबैक मुझे मिला था। मैं उनके दूसरे बैच में था, पहला बैच ही उन्होंने लिया था, मैं उनके दूसरे बैच में था। बोले कि भाई मुझे यही टीचर चाहिए, भैया भैया बोल के हम उनसे पढ़ते थे और बड़ा मस्त होके वो पढ़ाते थे, हर चीज की वो हिंदी मीनिंग लिखवाते थे क्लास के अंदर, अंडरलाइन कर करके पढ़ाते थे। मतलब मिल गया भगवान लॉ और इकोनॉमिक्स का, तो मेरा सेट था। सर जब टीचरों को मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढ के पढ़ा है ना, तो फिर मेरे अपने आप मेरे फेवर में मार्क्स मिले और मुझे रैंक भी आई। और लॉ जैसे पेपर में सोचो 70+ स्कोर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, जहां पर मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ था और एमसीक्यू पैटर्न नहीं था, लिखना था। तो कुछ स्ट्रैटेजी काम करती है। मतलब एक होता है सबकी सुनो और उसके बाद अपनी वैल्यू एसेस करो कि तुम किस लायक हो। मान लो आज तुम नहीं मन बना पा रहे हो बोथ ग्रुप का, तुम ओवर अ पीरियड जब आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करोगे तो उसके बाद तुमको अपनी पोटेंशियल पता चलेगी और कोर्स की कंटेंट पता चलेगा। उसके हिसाब से तुम जज करो कि बोथ ग्रुप देना है या एक ग्रुप देना है, अटेम्प्ट शिफ्ट करना है या नहीं करना है, कौन से अटेम्प्ट में क्या देना है। रिजिड मत हो जाना कि मैं बोथ ग्रुप ही दूंगा, रिजिड मत हो जाना कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा। ओपन रखना अपने आप को, फ्लेक्सिबल रखना। मैं में ही दूंगा, मैं एक ही ग्रुप दूंगा, ये वाली हार्डनेस स्टिफनेस नहीं रखना अपने पास। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। सर तो थोड़ा सा अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो, एक होता है बोथ ग्रुप की क्लासेस लेके कंप्लीट कर लेना, भले बोथ ग्रुप ना दो, ठीक है, या बोथ ग्रुप दो। सर आप बोथ ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद बोथ ग्रुप ही दोगे या एक एक करके ग्रुप दोगे, जो भी। जब आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो तो क्या होता है, आपका एक ग्रुप का सरप्लस दूसरे ग्रुप में यूटिलाइज होकर उसको पास कराने की कोशिश करता है, एक। दूसरा, तुम क्लासेस से फ्री हो जाते हो। अगर आप ग्रुप वाइज प्रिपरेशन करोगे तो पहले ग्रुप 1 की क्लास, फिर ग्रुप 1 का एग्जाम, फिर ग्रुप 2 की क्लास, फिर ग्रुप 2 का एग्जाम, और उसी में फिर रिजल्ट आने का डर, फेल होने का डर, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, सारे बच्चे पास करेंगे नहीं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक डर भी चलता है साथ में। यहां क्या है, तुमने ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट की, ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट की, उसके बाद तुमने देखा कि किस अटेम्प्ट में कौन सा ग्रुप देना है, बोथ दूं या एक एक करके दूं। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी ये जो सिलेबस कंप्लीशन है वो टाइमली और अच्छे से हो जाती है, बिना किसी डर के। ठीक सर, ये देखिए बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन में क्या होता है, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आप बिना डर के करते हो कि मेरे ग्रुप 1 का रिजल्ट का क्या होगा, क्योंकि तुमने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया है। तुम एक प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हो क्लासेस की, अपने सिलेबस की। और बेस्ट पार्ट क्या है, बोथ ग्रुप दोगे तभी रैंक आएगी। सर ये रैंक मुझे 2001 में आई थी और मैं आज 22-23 साल के बाद भी कह रहा हूं कि मुझे रैंक आई थी, और तुम इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हो। तुम ये नहीं बोल रहे हो हाँ सर रैंक आई थी तो क्या करें। रैंक की ये वैल्यू है सीए के कोर्स में, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट की वैल्यू है, जिसको तुम आगे ट्रेनिंग में, आगे जॉब में यूज कर सकते हो। सर आपको ये आर्टिकलशिप में काफी हेल्प करती है। रैंक लेके जाओगे बोथ ग्रुप और इंटरव्यू में बोलोगे कि मुझे टैक्स वाला डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे टैक्स में काम सीखना है, तो वो देंगे, वो तुमको भगाएंगे नहीं। तुम बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक लेके जा रहे हो, सिलेक्शन का पावर तुमको मिलेगा कि तुम किस फॉर्म में जाना चाहते हो और उस फॉर्म के किस एरिया में जाना चाहते हो। ये जो पावर है तुमको, जो अपॉर्चुनिटी है, जो ऑप्शन है, तुमको यहीं से मिलेगा, अदरवाइज तुमको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो मिला है वो ले लो। सर एक ग्रुप करके मान लो पास करके गए, एक एक ग्रुप करके, ठीक है, तो तुम जब इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम क्या सोचोगे, अरे यार जहां आर्टिकलशिप मिल रही है वहां लो ना यार, कौन सा जिंदगी बितानी है इसके यहां, तुम्हारा ये व्यू होगा।
है ना, कि तुम्हें कौन सी जिंदगी बितानी है, 2-3 साल की आर्टिकलशिप ही तो करनी है, जहां करनी है करो, कोर्स का पार्ट है, भूल जाना फिर आगे। लेकिन जब रैंक आता है तो तुम अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो, तुम अपने मन के मुताबिक आर्टिकलशिप ले सकते हो, एरिया चूज कर सकते हो उसमें कि कौन से एरिया में तुमको अपनी आर्टिकलशिप परस्यू करनी है, ऑडिट में, फाइनेंस में, कंसल्टेंसी में, रिस्क में, टैक्स में, ओवर अ पीरियड कुछ तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाती है अलग से। सीए स्टूडेंट तो हो तुम, साथ में रैंक होल्डर हो, ये तुमको खूब मोटिवेट करता है फाइनल की प्रिपरेशन के लिए कि भाई जब इंटर में रैंक लाया हूं तो फाइनल में क्यों नहीं ला सकता हूं। एंड डबल रैंक की अलग ही कहानी होती है। प्लेसमेंट में काफी हेल्प करता है तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना, बोथ ग्रुप निकालना, रैंक होल्डर्स निकालना। आपने काफी सुना होगा कि भैया सीए का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, वरना सीनियर से डिस्कस करना, तुम अपने सीनियर से डिस्कस करना कि सीए बनने के बाद जो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनियां आती हैं और सेलेक्ट करके लेके जाती हैं क्वालिफाइड सीए को, उसमें प्रायोरिटी किनकी लिए होती है, प्रायोरिटी किनको मिलती है, तुम खाली ये पता करने की कोशिश करना। तुमको अपने आप मन करेगा रैंक लाने का, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने का। तुम एक बार अपने सीनियर से, आप अपने एक प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्डइन, वहां प्रोफाइल क्रिएट करके सीनियर लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनसे चैट करके कभी भी किसी भी सीनियर से मिलो, ठीक है। पूछो कि सीए इंस्टीट्यूट का जो क्वालिफाइड सीए के लिए जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसमें जो बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं वो किनको प्रायोरिटी पहले देती हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरी कंपनी और मेरे यहाँ ओपनिंग्स हैं और मेरे यहाँ काफी सारे क्वालिफाइड सीए इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो मैं किसको अपॉर्चुनिटी दूंगा, जो रैंक होल्डर है, जो बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, मैं उसको पहले मैं उसमें से सिलेक्शन करने की कोशिश करूंगा कि यार इसमें से कोई कैंडिडेट मिल जाए तो मैं उसको लूंगा। सर सीए बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर, सीए बनने के बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ, काफी जगह में फेल्योर का सामना करना पड़ा, मैं पीडब्ल्यूसी में रिजेक्ट हुआ, मैं केपीएमजी में रिजेक्ट हुआ सीए बनने के बाद इंटरव्यू में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रही थी। ये भी तो होता है, सीए बनने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है और सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो फिट बैठनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जो रैंक लाया, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकाला और मेरे जो टैक्स की नॉलेज थी, जो इंटरेस्ट था, वो फिट बैठ गया और मुझे सिर्फ 15 मिनट के मेरे इंटरव्यू में मुझे मेरे हाथ में ऑफर लेटर मिल गया और मुझे मिला भी टैक्स डिपार्टमेंट ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरी पहली जॉब थी और वहां टैक्स डिपार्टमेंट ही मिला, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा इंक्लाइंड था टैक्सेशन की ओर। तो ये देखो, एक रैंक होल्डर ही जान सकता है रैंक होल्डर का बेनिफिट्स। बाकी लोगों के लिए क्या है, अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारी एक कोशिश हो सकती है, आए ना आए वो बाद में भगवान पे छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो, कोशिश तो तुमको ही करनी पड़ेगी। खाली तुम पता करो कि क्या प्लेसमेंट में रैंक को प्रायोरिटी मिलती है, रैंक होल्डर को, बोथ ग्रुप पास करने वाले को, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाले को। अगर प्रायोरिटी मिलती है तो तुम क्यों नहीं वो प्रायोरिटी लोगे फॉर जॉब पर्पस या फिर फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सर बाकी जॉब सबको मिलती है, सर जो रैंक होल्डर है उसको भी जॉब मिलती है, जो रैंक होल्डर नहीं है उसको भी जॉब और ट्रेनिंग मिलती है, जो एक एक ग्रुप करके पास करता है उसको भी ट्रेनिंग मिलती है, सबके लिए सारी फैसिलिटी है। नहीं कहते हैं इंडिया में मोबाइल 1 लाख रुपए का भी बिक रहा है और इंडिया में मोबाइल 10,000 रुपए का भी बिक रहा है। इंडिया में कार 30 लाख की भी बिक रही है, 80 लाख की भी कार बिक रही है और कार 5 लाख रुपए की भी बिक रही है। वैसे ही जब हम क्वालिफाई करके आगे जाते हैं तो जो हमारा रेज्यूमे है कि हम फेल कर गए या हम एक ग्रुप करके पास किए, हमारे मार्क्स कम थे, हमें उस रिज्यूमे के हिसाब से जॉब मिलती है ना। अब पॉइंट है कि आप अपने रिज्यूमे को कितना अच्छा बना सकते हो आने वाले 3-4 साल में, और आप कितनी अच्छी जगह प्लेसमेंट ले सकते हो। सर सीए डिग्री ले लो, नौकरी सबको मिलेगी, है ना, प्रैक्टिस सबको ही करेंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे और कुछ एवरेज कर पाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि तुम अपने रिज्यूमे को कितना स्ट्रांग बनाते हो आने वाले 3-4 साल में। पास्ट को भूल जाओ। मैंने क्या कहा, मेरे 10th में स्कोर अच्छे नहीं थे, 12th में स्कोर अच्छे नहीं थे, मुझे घर वाले नहीं सोच रहे थे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं ऐसा था 10th 12th में कि घर वालों को मेरा फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं था कि मेरा आगे जाके क्या होगा, है ना। और मैंने फाउंडेशन में इंग्लिश मीडियम में पास करके ऑल इंडिया रैंक लेके आ गया।
मतलब 12th के बाद 1 साल मैंने बर्बाद किया अपनी इंजीनियरिंग के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं स्टूडेंट था, 1 साल मेरा गैप है, उसके बाद मैं कॉमर्स लाइन में आया। घर वाले भी हताश थे, मैं भी हताश था कि क्या होगा मेरा आगे लाइफ में, और मैं रैंक लाया फाउंडेशन में। ठीक है, तो आप अपने रिज्यूमे को किसी भी लेवल पे स्ट्रांग बना सकते हो। मान लो पास्ट में आपका स्ट्रांग नहीं बन पाया, आगे स्ट्रांग बनाओ। पास्ट में स्ट्रांग था, उसी स्ट्रांग रिज्यूमे को कंटिन्यू करो। सर मैंने हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, हमेशा मेरे 75-80% मार्क्स रहे हैं। अच्छा प्लान करो, अच्छा स्कोर करो। आपके अच्छे स्कोर पहले रह चुके हैं, अच्छे कॉलेज में आप हो, आप आगे भी अच्छा ही करोगे, अच्छी जगह ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी जगह तुम्हारी प्लेसमेंट होगी। ये अच्छे को कंटिन्यू रखो, जितनी मेहनत पहले करते थे अब आगे करो। और सर पहले आपके खराब ट्रैक थे इसलिए आगे खराब ट्रैक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो 2 अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकला तो 3 अटेम्प्ट में इंटर निकलेगा, ऐसा कुछ मत कैलकुलेशन करना। सर मेरा तो फाउंडेशन में अच्छा मार्क्स ही नहीं है, मैं क्या ही रैंक के बारे में सोचूं। सर फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट 300 मान लो आपने 75-80% स्कोर किया फाउंडेशन में, तभी आपकी रैंक आएगी इंटर में, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज प्लान, एक नया प्लान 0 लेवल से तुम ऑलवेज बना सकते हो नए लेवल में। इंटर का प्लान है, इंटर में आए हो, बनाओ अच्छे तरीके से। इतनी चीजें तो बताई है तुमको। एक बात और तुम्हारे लिए, अगर तुम एक एक ग्रुप करके एग्जाम्स देते हो और एक एक ग्रुप करके पास करते हो तो काफी सारी जगह ट्रेनिंग और जॉब में इसे क्या माना जाता है कि तुमने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। और सुन लो अच्छी बात, सर मैं बोथ ग्रुप के लिए परेशान नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत परेशान हो। मेरा काम था मोटिवेट करना, इंकरेज करना। तुम परेशान नहीं होना चाहते हो तो लो तुम्हारी बात। अगर तुम एक एक करके अपना ग्रुप निकालते हो और आगे जब इंडस्ट्री में तुम ट्रेनिंग लेने के लिए जाओगे, आगे जब तुम जॉब लेने के लिए जाओगे, तो तुम्हें बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट ही माना जाएगा। काफी जगह ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट में यह लिख दिया जाता है कि बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करें, और अगर आपने एक एक ग्रुप करके अटेम्प्ट सीक्वेंस में निकाल लिया है बिना गैप के, तो आपको हम बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानेंगे, आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, खाली बस जो बच्चे एक एक ग्रुप करके एग्जाम देना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से ये क्या स्ट्रैटेजी ले रहे हैं देखो। आप मान लो अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो और मई में एक ग्रुप देना चाहते हो और नवंबर में दूसरा ग्रुप, या फिर आप फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, फरवरी 2024 से, और नवंबर में एक ग्रुप देना चाहते हो और अगले साल मई 2025 में दूसरा ग्रुप। तो आप क्या कर रहे हो, शुरू के 8-9 महीने 3 पेपर में दे रहे हो फर्स्ट ग्रुप के लिए, और उसके बाद एग्जाम दोगे, और एग्जाम के बाद सिर्फ 4-5 महीने ही बचेंगे 3 पेपर सेकंड ग्रुप के लिए। तो क्या ये जस्टिफाइड है? एक बार सोचना। सर मैं सोच रहा हूं क्या ग्रुप वाइज, अटेम्प्ट वाइज एक एक करके ग्रुप क्लियर करूं। तो तुम क्या कर रहे हो फिर, फाउंडेशन पास करने के बाद 8-9 महीना दे रहे हो ग्रुप 1 के लिए और मात्र 4-5 महीने ही दे रहे हो ग्रुप 2 के लिए। तो क्या तुम्हारी ग्रुप 2 में कैपेसिटी बढ़ जाएगी? मतलब 3 पेपर के लिए 8-9 महीने। जी सर मैं तो एक एक करके एग्जाम दूंगा। ठीक है, 2 एक एक करके, लेकिन ऐसा क्या हो गया, तुम्हें कोई सुपर पावर आ गई? ग्रुप 1 का एग्जाम देने के बाद क्या तुम्हारे में कोई सुपर पावर आ गई कि तुम ग्रुप 2 की तैयारी 4-5 महीने में कर लोगे? और अभी ग्रुप 1 की तैयारी तुम 4-5 महीने में नहीं कर पा रहे हो। जो बच्चा बोथ ग्रुप नहीं देना चाहता है उसके लिए, एक बच्चा बोलता है कि सर मैं मई में एक ग्रुप दूंगा और नवंबर में दूसरा ग्रुप दूंगा, तो आप यही कर रहे हो ना, 3 पेपर के लिए 8-9 महीने और बाकी के 3 पेपर के लिए सिर्फ 4-5 महीने। तो बाद में कैसे पॉसिबल है फिर तुम्ही से? यानी तुम्हारी सोच में कुछ तो डिफेक्ट है। एनीवे, क्लासेस तुम अगर जैसे भी लेना चाहते हो, तुमको क्लासेस तो ग्रुप वाइज ही लेनी पड़ेगी। पहले तुमको फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्लासेस फिनिश करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम ग्रुप 2 में मूव करोगे। अब एक लास्ट कॉल तुम्हारे लिए। सर नहीं सर मैं मई में एक ही ग्रुप दूंगा, मई 2024 में एक ही ग्रुप दूंगा। दो, कोई बात नहीं। क्या सोच के तुमने मई 2024 में एक ग्रुप दिया? लास्ट बात यहां पे, क्या सोच के तुमने मई में फर्स्ट ग्रुप दिया कि सर मैं नवंबर में दूसरा ग्रुप दूंगा? ठीक, अब मई का एग्जाम एक बात ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे ग्रुप वाइज एग्जाम देंगे, कि तुम्हारा जो अटेम्प्ट में जो भी फर्स्ट ग्रुप पड़े तुम्हारा मई में या नवंबर में, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम देने के बाद फर्स्ट ग्रुप जैसा भी जाए, अच्छा खराब एवरेज, तुमको तुरंत में ग्रुप 2 की क्लासेस और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी, इस तरीके से कि ग्रुप 1 का रिजल्ट आते आते
तुम्हारा 70-80% ग्रुप 2 का कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो सिर्फ तुम्हारे पास क्या बोला था मैंने कि अगर तुम एक एक करके ग्रुप वाइज एग्जाम देते हो तो ग्रुप 1 का एग्जाम देने के बाद एक डर सा लगा रहता है कि मेरे ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या होगा। ग्रुप 2 की प्रिपरेशन पे वो इफेक्ट करता है। ठीक, तो तुम अगर ग्रुप वाइज एग्जाम दे रहे हो तो तुम एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम कैसा भी जाए, मई में फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो दो, वो एग्जाम कैसा भी जाए, अच्छा खराब एवरेज, तुमको बिना किसी सेकंड थॉट के अगले ग्रुप की तैयारी चालू कर देनी है। ठीक, और इस तरीके से तैयारी चालू कर देनी है कि ग्रुप 1 का रिजल्ट आते आते तुम्हारा 70-80% कोर्स कंप्लीट हो जाए। डेली बैच तीनों पेपर का लेके धराधर कंप्लीट करना है कि सर रिजल्ट आने से पहले मेरा ग्रुप 2 हाथ में अगर आ गया, अब रिजल्ट पास फेल देख लेंगे क्या करना है, जो बच्चा ग्रुप वाइज प्लानिंग करना चाहता है। ठीक है, ये लास्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है। बाकी मैं ऑलवेज क्या चाहूंगा, पहले तुम अपना कोर्स कंप्लीट करो ग्रुप 1 का, उसके बाद मैंने तो देखो क्या किया था, मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस लेके ग्रुप 1 कंप्लीट किया, फिर ये नहीं सोचा कि मुझे कौन सा ग्रुप देना है, कब देना है, मैंने दूसरे ग्रुप की भी क्लासेस ले ली और उसका भी कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब उसी बीच में एग्जाम फॉर्म भी आ गया, मैंने बोथ ग्रुप का एग्जाम भी भर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब बोथ ग्रुप का एग्जाम दूं। लास्ट के 1.5 मंथ में मैंने दिमाग लगाया, अब मैं क्या करूं, बोथ ग्रुप दूं या एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं या एक ग्रुप दूं। मुझे लगता है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरे यहां कोई ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं है कि मैं अब तुमको 30-35 हजार 40 हजार की कोई ग्रुप 2 की क्लासेस चिपकाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी क्या ली थी कि मैं एक ग्रुप की तैयारी करूंगा, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करूंगा, वो कंप्लीट होने के बाद बीच में फॉर्म भी भर दिया बोथ ग्रुप का। अब एग्जाम देना नहीं देना मेरे ऊपर है। अब लास्ट के बचे हैं 1.5-2 महीने, अब उसमें मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या एक ही ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं, और इस अटेम्प्ट में दूं या अगले अटेम्प्ट में दूं। मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई थी ताकि मैं फ्री माइंड से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकूं, कुछ सेल्फ स्टडीज और कुछ क्लासेस। तो ये एक बात आपके साथ यहां पे शेयर करनी थी। अब थोड़ा यहां पर क्लास की बात कर दें, कौन सी बुक्स आपको मिलेंगी, कितनी बुक्स मिलेंगी। ठीक, इसको देखिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, काम की चीज है ये सब। बाद में नहीं बताऊंगा दोबारा तिबारा, और ये सब चीजें आगे आपको काफी काम आएंगी। पिछले पार्ट में मैंने काफी चीजें बताई थी और आज भी बता रहा हूं। ये आपके स्ट्रैटेजी, जो आपका इंटरमीडिएट का स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी आपको फिर ट्रेनिंग और फाइनल और सीए बनने में काफी हेल्प करेगा। जनरली टीचर्स इन सबको डिस्कस नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन बैच में, और मैंने क्या कहा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन सेशन में ये सब डिस्कस करता हूं। मुझे नहीं पता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने घर में मेरी क्लास देख रहे हो, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं। हमारा 1-to-1 टच फिजिकली नहीं है, फेस टू फेस, कि आप मेरे ऑफिस में आए हो और मुझे पता है आपकी हिस्ट्री क्या है और आप क्या सोच रहे हो। वो तो आप जब इंट्रोडक्शन दोगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी बातें आपको कन्वे कर दी कि चलो अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहते हो। मुझे जो तुम्हें आइडियाज देने थे वो मैंने दे दिए अपने इंट्रोडक्शन के सेशन में, और वो मैं हमेशा करता हूं, चाहे मेरा सीए का बैच हो, चाहे मेरा सीएमए का बैच हो। मैं कैसा पढ़ाता हूं उसके लिए तो मेरी 300 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे हैं, राइट। वहां से तुम जज कर लो कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, और अगली क्लास से तो मेरी पढ़ाई चालू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास से पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरे एक मन की बात थी पिछले सेशन में और आज के सेशन में मिला के मैंने आप तक पहुंचा दी। अब इसके आगे का काम आपका। 10 दिन, 20 दिन, अगले 1 महीने में कुछ ना कुछ तो आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, तो उसमें ये सब काम आएगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। 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 डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर आप हमारे लिए जब जुड़ते, हमारे साथ जब जुड़ते हो क्लासेस के लिए, या जुड़ने वाले हो, मान लो इंक्वायरी है और आप जुड़ने वाले हो या जुड़ चुके हो, तो हम आपको किस तरीके से आपका ये सीए इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। मई और नवंबर
2024 के एग्जाम्स के लिए। तो एक तो टीम है डेडिकेटेड टीम 8527230445। आप लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में रहते हो आसपास तो आप टीम से जाके मुलाकात भी कर सकते हो। टीम को कॉल करके टाइमिंग ले लेना कि भैया आपके ऑफिस आना चाहता हूं, किस टाइम पे आऊं। लक्ष्मी नगर दिल्ली में ऑफिस है, टीम बैठती है, मैं वहां विजिट नहीं करता, मेरा स्टूडियो अलग जगह है। टीम से मुलाकात करनी हो तो वहां जा सकते हो। जरूरत नहीं है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। आप टीम से फोन पे बात कर लो, वो पेमेंट्स के लिंक्स आपको भेजेंगे। कैश पेमेंट हम नहीं लेते और वो गूगल पे और पेटीएम वगैरह नहीं लेते किसी मोबाइल नंबर पे देके। हमारा करंट अकाउंट है और पैसा हमारे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के करंट अकाउंट में जाता है और वहीं पर जो आप पैसा पे करोगे वही वैलिड होगा, है ना। आप मुझे कहोगे आके पर्सनली कि सर मैंने आपके स्टाफ को कैश में पेमेंट किया था, मुझे सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस वैलिड नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, है ना। मान लो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ ने आपको मैनिपुलेट कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अपना पेमेंट करंट अकाउंट में आता है, एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है। इस वीडियो में लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। सर टीम से इस नंबर पे आप जुड़ गए या जुड़ जाइए। आपको इस बैच का जो डिटेल्स है, बैच के टर्म्स, कंडीशंस, फीचर्स, आगे नंबर ऑफ क्लासेस क्या रहेंगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, आगे मान लो कोर्स को आप वैलिडिटी पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आगे वैलिडिटी एक्सटेंशन की क्या बात है, वो सारी बातें आपको टीम से 2-3 पेज का एक पीडीएफ ले लेना है, बैच फीचर्स, फीस, टर्म्स, कंडीशंस का, और उसको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आप हमसे जुड़ चुके हैं तो भी इसको पढ़िए। सर हम तो आपके यहां जुड़ चुके हैं, तो भी आप टीम को मैसेज कीजिए कि भैया हमें वो 2-3 पेज का पीडीएफ का टर्म्स, कंडीशंस, फीचर्स पढ़ना है, वो भेज दो। ठीक है, तो वो आपको भेज देंगे। अच्छा, हम ड्यूरेशन सीट पीडीएफ भी देते हैं। जैसे मान लो आपने जब हमारे यहाँ ज्वाइन किया तो हमारी टीम कहती है कि भैया 30-35 क्लास हो चुकी है हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग, आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, आप अपना कोर्स स्टार्ट कर लो। तो आपको टीम ड्यूरेशन पीडीएफ भी देगी, लेक्चर को किस सीक्वेंस में देखना है और हर लेक्चर में कितना कितना ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, उसकी ड्यूरेशन सीट बनती है, वो सीट का पीडीएफ भी आपको देगी।